यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर, जो अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स है, उसकी हमारी यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, उसके चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक हमारा पेंडिंग था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर की एमएम अप्रोच। तो उसको आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। एमएम अप्रोच को पूरा का पूरा पढ़ेंगे विद देयर बिहेवियर जस्टिफिकेशन और उसका क्रिटिसिज्म, जो उसकी अजम्पशंस हम लेके चलेंगे तो उसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया तो वो रीजन भी हम सारा पढ़ेंगे। ओके, तो जब कभी भी अपना यहां से क्वेश्चन आता है, अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एमएम अप्रोच से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन जो है वो या तो आर्बिट्रेज प्रोसेस का आता है और या फिर पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो आएगा जनरली इसकी अजम्पशन का। और आजकल क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है इसके क्रिटिसिज्म का भी। तो ऊपर एक स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा नीचे उसका क्रिटिसिज्म देगा और बोलेगा कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसको कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो सब चीजें जो है वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यही टॉपिक जो है हमारे मैनेजमेंट का जो यूनिट नंबर 4 है, जो मैनेजमेंट कोड 17 है अपना, उसकी यूनिट नंबर 4 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, तो उसके अंदर हमारा एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर भी ये टॉपिक हमारा कवर होता है। तो दोनों जगह पे ये हमारा हो जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे एमएम अप्रोच को कैपिटल स्ट्रक्चर की। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो हम यहां पे जब हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया तो आपको मैंने पहले बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है वेरियस सोर्सेज का। तो हमारे पास में काफी सारे सोर्सेज हो सकते हैं फाइनेंस के, लाइक आपके पास में एक सोर्स है डेट, एक है आपका इक्विटी, एक है आपका प्रेफरेंस, एक है आपका बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग। ये सब आपके जो है वो क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। मतलब यहां से आप जो है वो फर्म के अंदर कैपिटल को रेज कर सकते हैं। अब यहां पे कैपिटल का मतलब जो है वो क्या होता है, जो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया गया, और जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है, चाहे वो पैसा ओनर का खुद का हो, चाहे वो पैसा ओनर ने उधार लिया हो। सर, क्या दोनों चीजों को ही कैपिटल बोलते हैं? एग्जैक्टली, दोनों चीजों को कैपिटल बोला जाता है। मतलब जब आप बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट इज योर कैपिटल। अब वो जो कैपिटल है वो दो तरह की होती है, एक होती है आपकी ओन्ड कैपिटल और एक होती है आपकी बोरोड कैपिटल। जो पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, खुद का पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज योर पर्सनल मनी, जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज नोन एज द, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपकी पर्सनल कैपिटल। ओके, या आपकी प्राइवेट कैपिटल हो गया वो, ठीक है ना, या ओन्ड कैपिटल हो गया आपकी। और जो पैसा आपने उधार लेके बिजनेस में लगाया, दैट इज योर बोरोड कैपिटल। है तो वो कैपिटल बट वो कौन सी है, बोरोड है। तो जब कभी भी आप बिजनेस के अंदर पैसा लगाने का काम करते हैं, बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, तो आपके पास में काफी सारे सोर्सेज होते हैं और हर एक पर्टिकुलर सोर्स की जो है वो अपनी एक हर एक पर्टिकुलर क्या होती है, कॉस्ट होती है। और आपको उसके बेस पर ही डिसाइड करना होता है, कॉस्ट के बेस पर डिसाइड करना होता है कि किस सोर्स से अपने को पैसा रेज करना चाहिए और किस सोर्स से पैसा रेज नहीं करना चाहिए। बट जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा तो इसके अंदर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की अजम्पशंस पढ़ी और यहां पे ये माना गया कि सोर्सेज के नाम पे ओनली दो ही सोर्स है, वन इज द डेट एंड अनदर वन इज द इक्विटी। ओके, तो आइए मैं थोड़ा सा एक बार आपको बैक फ्लैश में लेके जाता हूं। देखिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, डेट और इक्विटी का। वैसे कॉमन पार्लेंस की अगर बात करें, जब कभी भी आप भी पढ़ाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, जो कैपिटल आपके बिजनेस के अंदर लगी हुई है उसका स्ट्रक्चर कैसा। वो कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, आपने दोस्त से पैसा उधार लेके लगाया, आपने बैंक से लोन ले लिया, खुद का पैसा इन्वेस्ट कर दिया, खुद की एसेट्स आपने बिजनेस के अंदर लगा दिए, वो सब आपका जो है वो बनती है क्या, कैपिटल। बट जब हम स्टडी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना को, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अभी तक 3 थ्योरी पढ़ा, हमने पढ़ा एनआई अप्रोच, हमने पढ़ा एनओआई अप्रोच और हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच। तीनों अप्रोचेस को जब हमने पढ़ा तो हर अप्रोच की अपनी जो है वो क्या होती है, अजम्पशन होती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर की भी अपनी अजम्पशन थी और उन्होंने ये माना था कि हमारे पास जो यहां पे अगर हम बात करते हैं किसका, सोर्सेज का, तो सोर्सेज के नाम पे ओनली दो ही लेके चलेंगे। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी से प्रोवाइड किया गया या कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फिनोमिना फाइनेंशियल जो अपने एनालिस्ट थे जब उन्होंने दिया, ठीक है ना, तो उन्होंने ये माना कि वैसे कॉमन अगर हम बात करते हैं तो सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक थ्योरी को जनरेट कर रहे हैं और थ्योरी को जब कभी भी जनरेट किया जाता है तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस जो है वो एज्यूम की जाती हैं, कुछ बातें एज्यूम की जाती हैं जिनको बेसिकली अजम्पशन बोला जाता है। और अजम्पशन के अंदर ये माना गया कि देयर आर ओनली 2 सोर्सेज, वन इज द डेट एंड अनदर वन इज द इक्विटी। यहां तक ओके है क्या? जी सर। तो हमने ये माना था कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है डेट और इक्विटी का। ओके, 3 अप्रोच पढ़ा। जो सेकंड अप्रोच था एनओआई, जो दिया था आपके डेविड ड्यूरांट ने, और उसने ये बोला था कि
एनआई के बाद में एनओआई अप्रोच दिया उसने, और एनओआई अप्रोच के अंदर उसने ये बोला कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। मतलब आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको केओ बोलते हैं वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप पैसा डेट से इकट्ठा करो चाहे आप पैसा इक्विटी से इकट्ठा करो। तो मैंने यहां पे कंक्लूजन डायरेक्टली लिखा, ठीक है ना। सर एनओआई क्यों करवा रहे हो, क्योंकि एनओआई अप्रोच का ही बिहेवियरल जस्टिफिकेशन जो है वो है आपकी एमएम अप्रोच। मतलब एमएम अप्रोच भी वही बात करेगी जो एनओआई ने किया। तो इसलिए बस मैं आपको एक बार के लिए रिमाइंड करवा रहा हूं कि एनओआई अप्रोच जो थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसने क्या बोला था। बस वो बात जब आपके माइंड में आ जाएगी, फिर उसी बात को बस माइंड में रख के आपको जो है वो आप पढ़नी है कौन सी, एमएम अप्रोच। और उसके अंदर दोनों प्रोपोजिशन नंबर 1 और प्रोपोजिशन नंबर 2 दोनों पढ़नी है। आइए देखते हैं। अंडर द एनओआई अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ, जिसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को केओ से डिनोट करते हैं, इज सेम एट ऑल फाइनेंसिंग मिक्स। मतलब आप कैसा भी आपका फाइनेंसिंग पैटर्न हो, चाहे आपने पैसा डेट से कितना, डेट और इक्विटी से आपने डेट 60% लिया, चाहे इक्विटी 40 लिया, चाहे आपने जो है वो डेट 90% लिया और आपने इक्विटी 10 लिया, चाहे आपने जो है वो डेट जो है वो आपने 10% लिया चाहे 90% लिया, आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। और अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी सेम रहेगी तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक फर्म की वैल्यू के ऊपर, मतलब फर्म की वैल्यू के ऊपर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो यहां पे कुछ जो है वो बात बोली गई। अब ये देखो मैंने यहां पे बताया भी आपको, देखिएगा ये हमारा डिग्री ऑफ लीवरेज है। डिग्री ऑफ लीवरेज का मतलब क्या, लीवरेज की डिग्री, भाई डेट का पोर्शन। बेसिकली डिग्री ऑफ लीवरेज का मतलब जो है वो क्या है, डेट का पोर्शन। ओके, ये पहले इतना पोर्शन था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो ये क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ओके, तो ये जब हमने एनओआई अप्रोच पढ़ा तो वहां पे मैंने आपको ये बोला था कि के डी जो है वो हमेशा क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। ओके, और जो के ओ है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन के ई जो है वो लगातार क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। के ई लगातार क्या होता रहेगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे इसको मैंने हिंदी में लिखा, थोड़ा समझिएगा। जैसे जैसे डेट के पोर्शन को हम बढ़ाएंगे, डेट के पोर्शन को बढ़ाने का मतलब क्या, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को बढ़ाएंगे, मतलब डिबेंचर के पोर्शन को या डेट के पोर्शन को हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे फर्म जो है उसको चीपर डेट का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब आप डिबेंचर से ज्यादा पैसा लोगे, क्योंकि के डी इज ऑलवेज लेस देन के ई, ऐसा होता है ना। हाँ जी सर, ये तो हमेशा होता है। तो अगर के डी कम है तो नेचुरल बात है आपकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन स्पेशल बात ये है, जैसे जैसे आप डेट के पोर्शन को आप बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो तो कम होती है, बट आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जब आप डिबेंचर के पोर्शन को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वालों का जो रिस्क है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इनका रिस्क बढ़ेगा तो ये हाइयर रिटर्न की डिमांड करेंगे और ये अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को क्या करवा लेंगे, इंक्रीज करवा लेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे फर्म के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक तरफ फर्म को बेनिफिट मिल रहा था चीपर डेट का, लेकिन जो बेनिफिट फर्म को चीपर डेट का मिला था वो सारा का सारा पैसा जो है, जो बेनिफिट जो था वो सारा का सारा फर्म का ऑफसेट हो जाएगा, यूज हो जाएगा किसमें, एक्सेस इक्विटी वालों को पेमेंट करने में। तो जो आया, जो फायदा हुआ वो सब उस नुकसान की भरपाई में चला गया। तो हम अल्टीमेटली हम तो एट पार पे ही रहे जी। तो इसीलिए बोलते हैं, एनआईओ अप्रोच ये बोलती है कि चाहे आप जो है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पोर्शन कैसा भी रख लीजिए, मतलब डिबेंचर से और इक्विटी से, चाहे आप किसी भी रेशियो में पैसा इकट्ठा कर लीजिए, आपका कैसा भी फाइनेंसिंग मिक्स हो, आपका ओवरऑल कॉस्ट जो है हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। और अगर आपकी ओवरऑल कॉस्ट सेम रहती है, मतलब के ओ अगर आपकी कांस्टेंट है, तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही बात मैंने यहां पे लिखी है। मैंने क्या लिखा, जैसे जैसे डेट के पोर्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फर्म को चीपर डेट का बेनिफिट मिलेगा, पर वो बेनिफिट बढ़ती हुई केई को ऑफसेट करने में चला जाएगा। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। और अगर ओवरऑल कॉस्ट सेम रहती है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो ये निकला कि आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, या बेसिकली मैं बोल दूं कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इंपैक्ट नहीं है।
इसका मतलब वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है वो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी बोलती है कौन सी, एनओए अप्रोच। तो एनओए अप्रोच जो डेविड ड्यूरान ने दिया था, तो उसने ये बोल दिया कि फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर का जो है वो फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, फर्म की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, और फर्म की वैल्यू पे इंपैक्ट अगर पड़ता है तो वो पड़ता है किसका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। ये बोलता है फाइनेंसिंग डिसीजन का फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, फर्म की वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है किसका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। ये बात ध्यान रखना। ओके, अब इसी अप्रोच का बिहेवियर जस्टिफिकेशन जो है वो दिया किसने, एमएम ने। इसी को अपने को जो है वो क्लास के अंदर पढ़ना है। तो मैंने बोला यहां पे इस अप्रोच का बिहेवियर जस्टिफिकेशन जो है वो किया है किसने, एमएम अप्रोच ने दिया। और एमएम अप्रोच को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम दो तरह की प्रोपोजिशन पढ़ेंगे, एक है प्रोपोजिशन नंबर 1 और एक है प्रोपोजिशन नंबर 2। प्रोपोजिशन नंबर 1 में हम बात करेंगे आर्बिट्रेज प्रोसेस का, और प्रोपोजिशन नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि चाहे आपके केई और या फिर केडी कुछ भी हो जाए, आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसी अप्रोच को हम लोग जो है वो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अपनी फोर्थ जो अप्रोच है दैट इज द एमएम अप्रोच, इसको हम स्टार्ट करेंगे और उसका बिहेवियर जस्टिफिकेशन भी साथ में करेंगे। ओके, तो अभी तक मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया बेसिकली ना कि जो हमने भी पढ़ा एनओए अप्रोच के अंदर वो क्या पढ़ा था। ओके, हाँ जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग भी अपकमिंग जो जून के अंदर जो पेपर होना है या फिर जो दिसंबर 2022 में जो पेपर होना है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारा ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, उसका सेपरेट बैच है, प्लस में पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट। जो बच्चे कोर्स 17 से मैनेजमेंट की तैयारी करें उनके लिए भी हम लोग कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये कंटेंट मिलेगा, जो वीडियोस जो है ये सारी वीडियोस लेक्चर मिलेंगे। हर यूनिट के सब्जेक्ट वाइज जो है वो हमने वीडियो लेक्चर चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं, वो सब आपको मिलेगा। प्लस में सारी किताबें भी मिलेंगी आपके होम एड्रेस के ऊपर। कोई पीडीएफ में जो अमेंडमेंट्स है, थोड़ी वो जो हमको लगता है लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, वो हम अमेंडमेंट के जरिए जो है, जो अमेंडमेंट्स है वो पीडीएफ के जरिए आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं। बाकी सब आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पे मिलेगा। 10 किताबें पेपर 1 का, 10 किताबें पेपर 2 का। मैं आपको दिखा देता हूं, लाइक अभी मार्केटिंग है तो ये मार्केटिंग का सेपरेट बुक है, ये बैंकिंग है, ये बैंकिंग का सेपरेट बुक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स अकाउंटिंग है, ये उसका सेपरेट बुक है, ये आपका स्टैट्स एंड ओआर स्टैट्स। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स का तो कॉमर्स में स्टैटिक्स का अलग टॉपिक है, और मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर यूनिट नंबर 8 है स्टैट्स एंड ओआर, उसकी अलग बुक है। तो इस तरीके से आपको 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर 2 की आपके होम एड्रेस से मिलेगा। तो सारा कंटेंट अप टू डेट है, वो आपके एड्रेस से आ जाएगा। घर पे बैठे बैठे तैयारी कीजिए और आपका जो एम है जेआरएफ का उसका अकॉम्प्लिश कीजिएगा। ओके जी सर, चलो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एमएम अप्रोच जो है वो है कौन सी, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इससे पहले एनआई और एनओआई ये दोनों अप्रोच दिया था किसने, डेविड ड्यूरान ने। फिर आया एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो दिया किसने, आपका एजरा सोलोमन ने। अब जो अप्रोच है एमएम अप्रोच, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एनओआई अप्रोच जो थी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, वो बिल्कुल सही थी। उसने जो एंड रिजल्ट दिया हम उसी को ही मानते हैं, दैट इज कि फर्म के फाइनेंसिंग पैटर्न का फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बस हम उस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों है। आइए देखते हैं, मैंने ऊपर लिखा भी है, देखो यहां पे एक बात लिखी ना कि इस अप्रोच का बिहेवियर जो ऊपर वाली एनओआई अप्रोच थी उसका बिहेवियर जस्टिफिकेशन जो है वो एमएम अप्रोच कि ऐसा क्यों है, मतलब जो एनओआई ने बात बोली ऐसा क्यों बोला, तो उसका यहां पे एक्सप्लेनेशन बेसिकली दिया जाएगा। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है एमएम अप्रोच, ध्यान से पढ़ना, हर एक लाइन को जो है वो परफेक्टली जो है वो समझ के पढ़ना ताकि एग्जाम के अंदर जो है कोई दिक्कत ना आए। आइए शुरुआत करते हैं। एमएम अप्रोच बोलता है दी प्रेजेंट सेक्शन जो है वो एग्जामिन करता है एमएम मॉडल को, जो शुरुआत जो दिया गया कब 1958 में, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। लीवरेज का मतलब आपको मैंने बताया क्या, डिबेंचर का जो पोर्शन होता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में उसको बोलते हैं लीवरेज। दो तरह की कंपनीज होती है बेसिकली, एक होता है लीवर्ड कंपनी, लीवर्ड जिसके अंदर डेट भी है, इक्विटी तो होगा ही होगा और डेट भी है। एक होती है अनलीवर्ड कंपनी जिसके अंदर लीवरेज नहीं है, मतलब जिसके अंदर डेट नहीं है। ओके, तो ये बोलता है जो एमएम अप्रोच आया 1958 में, तो एमएम अप्रोच के अंदर बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप मेंटेन किया गया किस किस में, लीवरेज में, मतलब डेट के पोर्शन में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म में। दे हैव मेंटेन्ड दैट अंडर ए गिवन सेट ऑफ असम्पशन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोजिशन हैज नो इफेक्ट। बोलता है अंडर ए गिवन सेट ऑफ असम्पशन, कैपिटल स्ट्रक्चर का और उसके कंपोजिशन का, मतलब कहां से आपने पैसा रेज किया हुआ है, आपने डिबेंचर से लिया हुआ है, आपने इक्विटी से लिया हुआ है, उसका
कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता ऑन द किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। सर बात तो वही है, क्योंकि जो हमारी NOI अप्रोच थी वो भी तो यही बोलता था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का और उसके कंपोजिशन का, कैपिटल स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर में है क्या क्या, कितना है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, बोलता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म पे। MM मॉडल ये शो करता है कि फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट मैटर। MM अप्रोच जो है वो ये बोलता है कि फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो मैटर नहीं करता। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब डिबेंचर का पोर्शन जो है वो मैटर नहीं करता। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। देयर इज नथिंग विच में बी कॉल्ड, बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम ये बोले कि वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो। मतलब ये है सभी के सभी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ऑप्टिमम, क्योंकि हर जगह आपकी KO जो है वो क्या आएगी, सेम। और अगर KO हर जगह सेम है तो नेचुरल बात है वैल्यू ऑफ द फर्म जो है हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन में KO। और हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अर्निंग जो है वो क्या है, सेम है, मतलब EBIT सेम है। और अगर कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट जो है वो भी अगर हमेशा सेम आएगी तो नेचुरल बात है वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या बोलते हैं, देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है विच में बी कॉल्ड द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाए। दे हैव इन फैक्ट रीस्टेट द NOI अप्रोच। उसने बेसिकली जो NOI अप्रोच थी उसने भी यही बात बोली थी। NOI अप्रोच भी तो यही बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको ऑप्टिमम बोला जाए, रादर एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम, क्योंकि हर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो बेसिकली MM अप्रोच ने जो है वो क्या किया, रीस्टेट किया NOI अप्रोच को, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी उसी को रीस्टेट कर दिया एंड हैव एडिड, और उसमें जोड़ दिया एक बिहेवियर जस्टिफिकेशन। बेसिकली उसके अंदर उसने लॉजिक जो है वो जोड़ दिया कि ऐसा क्यों होता है। द मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशन। पहली असम्पशन जो है वो ये मानी गई है कि कैपिटल मार्केट जो है वो क्या है, परफेक्ट है। आपके जो कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल सभी इन्वेस्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये असम्पशन माना गया, जबकि एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं होता। बट इसका क्रिटिकल जब इवैल्यूएशन पढ़ेंगे ना तो जितने भी ये इसने असम्पशंस लिए हैं ये सारे असम्पशन जो है वो गलत है, वो आगे जाके, अभी के लिए तो यही मानना है। MM अप्रोच जब आप पढ़ रहे हो तो आपको यही मानना है कि असम्पशन जो है वो क्या है, ट्रू है। लेकिन जब MM अप्रोच का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो ये सारी जो आपकी असम्पशंस हैं इनका रिवर्सल जो है वो पढ़ेंगे आगे। चलो अभी के लिए ये है, पहली असम्पशन क्या है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है। और परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है कि जो हमारे इन्वेस्टर है उसके पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली जो है वो क्या है, अवेलेबल है। दूसरा, सिक्योरिटी जो है वो इनफाइनाइटली डिविजिबल है, मतलब जो आपके पास जो सिक्योरिटीज अवेलेबल है लाइक शेयर या डिवेंचर, वो उसको आप किसी भी फ्रैक्शन के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हो। थर्ड, बोलता है इन्वेस्टर रैशनल है और वेल इन्फॉर्म्ड है अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ऑल द सिक्योरिटी। इन्वेस्टर जो है वो रैशनल है, इसका मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग वो करेगा सोच समझ के करेगा। और दूसरा, उसको वेल इन्फॉर्म्ड है, उसको हर एक सिक्योरिटी के रिस्क और रिटर्न के बारे में नॉलेज है। नेक्स्ट, ऑल द इन्वेस्टर हैव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग। फ्यूचर के अंदर क्या अर्निंग होने वाली है, सभी इन्वेस्टर को उसके बारे में जो है एडवांस के अंदर नॉलेज है। नेक्स्ट, देयर इज नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कोई भी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन बाद में इस असम्पशन को जो है वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और सबसे मेन जो है दैट इज द सिक्स्थ असम्पशन कि पर्सनल लीवरेज। पर्सनल लीवरेज का मतलब पर्सनल तौर पे इन्वेस्टर जब डेट से पैसा इकट्ठा कर ले, मतलब लोन लेना, डेट बेसिकली लोन हो गया ना जी। तो पर्सनल लीवरेज का मतलब मैंने क्या लिखा, लोन टेकन बाय द इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड द कॉर्पोरेट लीवरेज। कॉर्पोरेट लीवरेज मतलब कंपनी अगर लीवरेज लेती है, लोन टेकन बाय द कंपनी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो ये असम्पशन माना गया, हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर जो है रोल प्ले करते हैं, बट अभी के लिए माना गया कि पर्सनल लीवरेज हो, मतलब चाहे कंपनी लोन ले और चाहे अकेला इन्वेस्टर लोन ले, बोलते हैं दोनों एक दूसरे के जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो कोई भी इसके अंदर जो है वो डिफरेंस नहीं है, ऐसा माना गया। बट अभी आगे देखेंगे। तो ये 6 जो है इसकी क्या हो गई, असम्पशन है। जल्दी से याद कर लो, पेपर के अंदर पूछेगा। कैपिटल मार्केट क्या है, परफेक्ट है। इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होल्डर के पास में एडवांस के अंदर होती है और फ्रीली अवेलेबल है। दूसरा, सिक्योरिटी सारे इनफाइनाइट डिविजिबल है। तीसरा, इन्वेस्टर रैशनल और वेल इन्फॉर्म्ड है अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न के बारे में। चौथा, जितने भी इन्वेस्टर्स को फ्यूचर अर्निंग के बारे में पहले से प्रिडिक्शन है। पांचवा, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं है। और छठी मेन असम्पशन जो है वो क्या है, द पर्सनल लीवरेज एंड द कॉर्पोरेट लीवरेज जो है वो एक दूसरे के परफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशन, ये ऊपर वाले 6 अजम्पशन के बेस पर एमएम मॉडल ने कुछ बातें डिराइव करी। पहली बात जो उसने बोली वो ये कि जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इक्वल है किसके, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ द फर्म बराबर है किसके, ईबीआईटी अपॉन में केओ। मतलब जब आप ये क्या है आपका ऑपरेटिंग अर्निंग है, हाँ जी, जब आप इसको कैपिटलाइज कर दोगे, कैपिटलाइजेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे, रेट ऑफ रिटर्न से, या फिर आपके कॉस्ट से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो वो वैल्यू जो निकल के आती है उसको बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। ओके, तो बोलते हैं टोटल वैल्यू जो है फर्म की वो इक्वल है किसके, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग अर्निंग ऑफ द फर्म। द कैपिटलाइजेशन इज टू बी मेड एट ए रेट एप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास ऑफ द फर्म। ठीक है जी, तो पहले तो ये बता दिया टोटल वैल्यू जो फर्म की निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में केओ। ठीक है, वैसे एक फॉर्मूला और भी है, वैल्यू ऑफ द फर्म किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेट, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, वैल्यू ऑफ द फर्म यहां पे किसके बराबर है, ईबीआईटी अपॉन में केओ। ठीक है जी। सेकंड, टोटल वैल्यू जो है फर्म की वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ द फाइनेंसिंग मिक्स। इसका मतलब आपने पैसा कहां से इकट्ठा किया इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू जो है वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। चाहे आप पैसा डेट से 10% ले लो और इक्विटी से 90 ले लो, चाहे आप डेट से 90 ले लो इक्विटी से 10 ले लो, इस चीज का आपके टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कट ऑफ रेट जो है ना फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिस्क क्लास टू विच द फर्म बिलोंग एंड दस इज नॉट अफेक्टेड बाय द फाइनेंसिंग पैटर्न ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट। मतलब जो कट ऑफ रेट है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है रिस्क क्लास के ऊपर। मतलब फर्म टू फर्म जो है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है जी। एमएम मॉडल कैन बी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ द टू प्रोपोजिशन, दो प्रोपोजिशन में पढ़ेंगे। पहली प्रोपोजिशन जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली किसको, आर्बिट्रेज को। किसको पढ़ेंगे, आर्बिट्रेज प्रोसेस को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रोपोजिशन नंबर 1 का, मतलब ये अब एक्सप्लेनेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। चलिए जी, प्रोपोजिशन नंबर 1 जो है वो क्या बोलती है, तो पहले तो एक ही लाइन के अंदर पूरा कंक्लूजन बता दिया। ये बोलता है प्रोपोजिशन नंबर 1 स्टेट्स दैट इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। ये कंप्लीटली इररेलेवेंट बात है हाउ ए फर्म अरेंज इट्स कैपिटल फंड, कि किस तरीके से एक फर्म जो है वो अपने कैपिटल फंड को अरेंज करती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है इस बात से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब फर्म की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ द फर्म, उसके ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो क्या बोलता है, प्रोपोजिशन नंबर 1 स्टेट्स करती है दैट इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। ये बात कंप्लीटली इररेलेवेंट है कि कैसे एक फर्म अरेंज करती है कैपिटल स्ट्रक्चर, अपने कैपिटल फंड को, मतलब वैल्यू पर कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये क्यों नहीं पड़ेगा, अब वो आगे बात जो है पूरी पूरी समझाई जाएगी। आइए देखते हैं। बोलते हैं एमएम मॉडल ने ये आर्गू किया डेट इफ टू फर्म आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट दे डिफर इन रिस्पेक्ट टू देयर फाइनेंसिंग पैटर्न एंड देयर मार्केट वैल्यू, देन द फर्म विल डेवलप ए टेंडेंसी टू सेल द शेयर ऑफ द ओवर वैल्यूड फर्म एंड टू बाय द शेयर ऑफ द अंडर वैल्यूड फर्म। बोलते हैं अगर दो अलग अलग फर्म, एक है लीवर्ड फर्म जिसके अंदर डेट भी है और इक्विटी भी है, और एक है अनलीवर्ड फर्म जिसमें ओनली क्या है, इक्विटी। अभी आपको मैंने बताया था अनलीवर्ड जिसमें लीवरेज नहीं है, मतलब जिसके अंदर डेट नहीं है, सारा का सारा पैसा इक्विटी का। लीवर्ड फर्म जिसके अंदर डेट भी है, लीवर्ड का मतलब ये मत समझना कि उसमें सारा इक्विटी का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि बिना कैपिटल के तो कोई भी कंपनी जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती है। आपको पता है जब कभी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल किया जाता है तो वहां पे कैपिटल क्लोज होता है। ओके, तो लीवर्ड फर्म का मतलब क्या हो गया सर, लीवर्ड का मतलब जिसके अंदर इक्विटी तो है ही है और साथ में डेट भी है। और अनलीवर्ड फर्म का मतलब क्या हुआ, जिसमें ओनली एंड ओनली जो है वो क्या है, बोलो सर, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली जो है वो क्या है, आपका इक्विटी है। ओके, तो ये बोलते हैं अगर दो अलग अलग फर्म है जो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल एक दूसरे जैसी है, मतलब ये है कि उनकी जो इनकम है वो दोनों की जो है वो क्या है, बराबर है, मतलब ईबीआईटी अगर दोनों का बराबर है, ठीक है, एक्सेप्ट द डिफर, लेकिन वो अलग है किससे, फाइनेंसिंग पैटर्न में, क्योंकि एक तो जिसने सारा पैसा इक्विटी से ले रखा है और एक फर्म है जिसने पैसा इक्विटी और डेट दोनों से लिया हुआ है। तो बोलता है देन द इन्वेस्टर विल डेवलप, तो फिर वहां पे इन्वेस्टर जो है एक ऐसी टेंडेंसी डेवलप कर लेगा जो सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड होगी। जो सिक्योरिटी कैसी होगी, ओवर वैल्यूड। मतलब ओवर वैल्यूड का मतलब क्या, कि उसका रेट जितना होना चाहिए उससे वो ज्यादा चल रही है अभी मार्केट में। ये पेन लाइक 100 रुपए का, इसका ओवर वैल्यू कब बोलूंगा, जब इसका नॉर्मल बेस प्राइस हो क्या है 100 रुपए, बट ये मार्केट में चल रहा है 140 रुपए का, तो मैं बोलूंगा ये पेन जो है वो क्या है, अभी ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड के लिए क्या करो, उसके लिए आप एक काम करो, सप्लाई बढ़ा दो।
जब कभी भी कोई चीज ओवर वैल्यूड है ना, अगर उसको आपको नीचे लेके आना है तो उसकी सप्लाई को बढ़ा दो। जब आप सप्लाई बढ़ाओगे, डिमांड सेम है, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ने पर प्राइस क्या हो जाएंगे, कम। और जब प्राइस कम होगा तो ओवर वैल्यूड जो चीज है वो अपने नॉर्मल प्राइस पर आ जाएगी। ओके और जो अंडर वैल्यू चीज होती है, लाइक इस पेन को अंडर वैल्यू कब बोलूंगा, जब इसका नॉर्मल बेस प्राइस तो क्या है 100 रुपए, लेकिन ये मार्केट में आज की डेट में बिक रहा है मान लो कितने का, ओनली 70 रुपए का, तो ये अंडर वैल्यू है, मतलब इसकी जो वैल्यू एक्चुअल में मार्केट के अंदर वो वैल्यू प्रिवेल नहीं कर रही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो अंडर वैल्यू चीज होती है उसकी डिमांड को क्या करो, बढ़ाना है। आप उसकी डिमांड को क्या कर दो, बढ़ा दो। जब डिमांड बढ़ती है तो फिर नेचुरल बात है प्राइस अपने आप ही क्या होगा, बढ़ेगा, और जो अंडर वैल्यू चीज है वो अपने नॉर्मल प्राइस के ऊपर आ जाएगी। तो ये क्या बोलता है कि ऐसे जब दो फर्म बिल्कुल एक दूसरे के साथ देखने में एक जैसी लग रही है, एक्सेप्ट द डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फाइनेंसिंग पैटर्न एंड देयर मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टर विल डेवलप, इन्वेस्टर को डेवलप करनी चाहिए एक टेंडेंसी जिसमें वो क्या करेगा, सेल करेगा किनको, ओवर वैल्यूड फर्म, ओवर वैल्यूड को, ठीक है, और वो बाय करेगा कोई किसको, ऐसे शेयर को जो किसके हैं, अंडर वैल्यूड फर्म के, ठीक है जी। दिस बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर विल कंटिन्यू, और ये उनको तब तक करता रहेगा जब तक दोनों फर्म का जो मार्केट वैल्यू जो है वो आपके सेम ना आ जाए। एमएम मॉडल ने इसको फर्दर एक्सप्लेन कैसे किया वो अब आगे देखेंगे, आइएगा। बोलता है सपोज देयर आर टू फर्म, माना कि अपने पास में जो है वो कितनी है, दो फर्म है, एक है लीवर्ड एंड कंपनी और एक है यूएलई एंड कंपनी। एलईवी एंड कंपनी मतलब लीवर्ड कंपनी, मतलब जिसके अंदर क्या है, बोलो सर लीवर्ड अगर बोल दिया डेट मीन्स कि इसके अंदर जो है वो क्या है, डेट भी है प्लस में इक्विटी भी है, और जो अनलीवर्ड है इसका मतलब इसमें ओनली एंड ओनली क्या है, इक्विटी है। ओके तो बोलते हैं सपोज देयर आर टू फर्म, माना कि दो फर्म है, एक है आपकी लीवर्ड एक है अनलीवर्ड, दीज फर्म आर अलाइक एंड आइडेंटिकल, ये दोनों फर्म एक दूसरे के साथ एक दूसरे जैसी है बिल्कुल, इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट द लीवर्ड एंड द कंपनी इज ए लीवर्ड फर्म एंड हैज 10% डेट ऑफ द 30 लाख इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्क सिर्फ इतना सा ये है, मतलब दोनों कंपनी जो है ना वो एक दूसरे के साथ में मैच करती है, मतलब दोनों का अर्निंग जो है वो सेम है। एग्जांपल, दोनों की अर्निंग सेम है, बस फर्क ये है जो ये लीवर्ड कंपनी ना इसके अंदर डेट भी है कितने का, 30 लाख रुपए का, जो कंपनी ने रेस किया हुआ है 10% की रेट पर, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो अनलीवर्ड कंपनी है वो पूरी की पूरी क्या है, अनलीवर्ड है, इसका मतलब इसके अंदर डेट बिल्कुल भी नहीं है, सारा का सारा क्या है, इक्विटी का है, एंड हैज रेज फंड्स ओनली बाय इशू द इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों फर्म का जो ईबीआईटी है वो है मान लो कितना, 10 लाख रुपया, और जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है जो केई है दोनों का वो कितना है, 20%। तो बोलते हैं इस पैरामीटर के हिसाब से आपकी जो टोटल वैल्यू जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैसे आएगी, आओ देख लेते हैं। ये देखो जी, आपका ईबीआईटी कितना है, लीवर्ड का और अनलीवर्ड दोनों का 10-10 लाख, ईबीआईटी में से माइनस करते इंटरेस्ट का तो निकल के आएगा ईबीटी। लीवर्ड में तो इंटरेस्ट है 30 लाख रुपए के डिबेंचर से 10% की रेट पे लिए हुए हैं, तो 3 लाख रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया, माइनस करो कितना, 3 लाख, ठीक है जी। और अनलीवर्ड में तो डिबेंचर है ही नहीं, तो ये 0। तो अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया, मतलब जो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, 7 लाख और 10 लाख। क्योंकि हमने जब एमएम अप्रोच पढ़ा तो हमने माना था कि कॉर्पोरेट टैक्स है नहीं, तो यही अर्निंग बिफोर टैक्स, यही आपका हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, हो गया। हाँ जी, अब ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है इसको डिवाइड कर दूंगा अगर मैं किससे, के ई से, ये क्योंकि ये जो पैसा है ये किसके लिए, इसी को बोल दूंगा मैं अर्निंग फॉर इक्विटी। जब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगी वैल्यू ऑफ द इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है सर, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन में के ई। तो मैंने वही तो किया, अर्निंग कितनी अवेलेबल थी, 7 लाख, अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी थी, 20% कर दिया, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना, 35 लाख। यहां पे इसका किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया, 50 लाख। अब वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना, तो वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला जनरली कैसे निकालते हो, वैल्यू ऑफ डेट प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो निकल गया 35 लाख, और वैल्यू ऑफ डेट ऊपर दे रखा है। डिबेंचर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, जो फेस वैल्यू होती है ना वही उसकी मार्केट वैल्यू भी होती है, और वही उसके एक्चुअल वैल्यू भी होती है। तो ये 30 लाख, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया, लीवर्ड कंपनी का जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो है 65 लाख, और अनलीवर्ड का कितना आ गया, 50 लाख। यह समझ में आ गया जी सर। और मैंने इसके बेस पर जो है वो WACC भी निकाल लिया, तो ये निकल गया 15% और कितना, 20%। अब इस कैलकुलेशन को देख के ये लग रहा है कि जो लीवर्ड कंपनी है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा है, देखने में यही लग रहा है। अब इसको देखने में मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इसको देखने में ये लग रहा है कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा है, पर ये लंबे समय तक प्रीवेल नहीं करेगा, और जल्दी ही ऐसा वक्त आएगा कि दोनों की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर। तो जनरली देखने में ये लग रहा है कि जो लीवर्ड फर्म है, मतलब जिसके अंदर डेट भी है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा, और हमेशा मानते भी हैं कि
फर्म जो है वो बेसिकली क्या करती है, चीपर डेट का फायदा उठाती है क्या करने में, इक्विटी वैल्यू को बढ़ाने में, ठीक है ना। तो नेचुरल बात है लीवर्ड फर्म की वैल्यू थोड़ी सी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला, देखने में लग रहा है कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है, बट ये लंबे समय तक प्रिवेल नहीं करेगा। जल्दी ही दोनों फर्म की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, बोले तो बराबर हो जाएंगी। वही चीज को जस्टिफाई करेगा अब कौन, आपका एमएम अप्रोच। अब आइए देखते हैं, देखो जी, बोलते हैं दो हालांकि बोथ द लीवर्ड कंपनी एंड द अनलीवर्ड कंपनी हैव द सेम ईबीआईटी। बोलता है माना कि दोनों कंपनी का जो ईबीआईटी है वो क्या है, सेम है, जो कि कितना है 10 लाख, और दोनों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या है, सेम है, जो कितना है 20%। लेकिन अभी भी जो लीवर्ड कंपनी है ना, उसकी केओ जो है वो क्या है, कम है, और उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, अनलीवर्ड कंपनी के मुकाबले में ज्यादा है। अब ये तो नेचुरल बात है, जिसकी वैल्यू जो है, जिसकी कॉस्ट कम होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है जी। एमएम ने ये आर्गू किया कि ये जो पोजीशन है कैन नॉट परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग, मतलब ये जो पोजीशन जो आपको भी देखने में लग रहा है कि जो लीवर्ड फॉर्म है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ये लंबे समय तक आपका जो है वो मार्केट के अंदर प्रिवेल नहीं करेगी। एंड सून देयर विल बी एन इक्वालिटी, और जल्दी ही क्या हो जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगा इन द वैल्यू ऑफ द टू फर्म, दोनों फर्म की वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगी, इक्वालिटी। दे हैव सजेस्टेड आर्बिट्रेज मैकेनिज्म, और उसके लिए जो है वो एमएम अप्रोच ने जो है, एमएम मोदी गिलानी और मिलर ने जो है वो आर्बिट्रेज मैकेनिज्म जो है वो दिया, ठीक है, इस हाइपोथेसिस को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए। दिस आर्बिट्रेज प्रोसेस एज सीन इन द फॉलोइंग डिस्कशन प्रोवाइडेड द बिहेवियरल जस्टिफिकेशन ऑफ द मॉडल। अब ये क्या है, पहला आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है, आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब होता है जब दो रिलेटेड एक्शन को एक साथ उठाया जाता है, मतलब जब हम जो है वो दो एक्शन एक साथ लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज प्रोसेस रेफर टू अंडरटेकिंग बाय अ पर्सन ऑफ द टू रिलेटेड एक्शन और द स्टेप्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब जो है, साइमल्टेनियसली का मतलब जो है वो क्या हो गया सर, साइमल्टेनियस का मतलब जो है वो क्या हो गया, एक साथ, क्या बोलते हैं, एक साथ, जब एक साथ दो एक्शन उठाए जाएंगे इन ऑर्डर क्या करने के लिए, डिराइव करने के लिए सम रिस्क लेस बेनिफिट को, मतलब बाइंग बाय स्पेकुलेटर इन वन मार्केट एंड सेलिंग द सेम एट द सेम टाइम इन सम अदर मार्केट, और सेलिंग वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग द प्रोसीड इन सम अदर इन्वेस्टमेंट। जो प्रोसीड या बेनिफिट जो आएगा आर्बिट्रेज प्रोसेस से, मे बी इन द फॉर्म, अब वो आर्बिट्रेज से जो अपने को बेनिफिट मिलता है वो कैसा है, पहली बात आर्बिट्रेज प्रोसेस से जो बेनिफिट होता है वो रिस्क लेस होता है, मतलब उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, ओके। अब बेनिफिट कैसे कैसे हो सकता है, तो बता रखा है पहले कि आपके सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आपकी इनकम बढ़ जाए तो हम बोलेंगे आपको आर्बिट्रेज से फायदा हुआ, या आपकी जो है इनकम सेम है लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो अब कम की जाए, तो कम इन्वेस्टमेंट पे अगर आप औरों के बराबर पैसा कमा रहे तो भी हम बोलेंगे कि आपको आर्बिट्रेज का क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। तो बोलता है द प्रॉफिट और बेनिफिट फ्रॉम द आर्बिट्रेज प्रोसेस मे बी इन एनी फॉर्म, नंबर 1 इंक्रीज इनकम फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ही आपकी इनकम बढ़ जाए, या दूसरा सेम इनकम फ्रॉम लेसर इन्वेस्टमेंट। दिस आर्बिट्रेज प्रोसेस हैव बीन यूज्ड बाय द एमएम टू टेस्टिफाई देयर हाइपोथेसिस ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब आइए एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे आपको कि कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, एमएम अप्रोच जो है वो किस तरीके से जो है जस्टिफाई करेगी कि वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर जो है वो कॉस्ट का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। आइए देखते हैं, बोलता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड करने के लिए द वर्किंग ऑफ द आर्बिट्रेज प्रोसेस द अबव एग्जांपल जो है वो दिया गया, लीवरेज एंड कंपनी एक्सेट्रा में बी टेकन। सपोज एक इन्वेस्टर है, उसका 10% होल्डिंग है इक्विटी शेयर में ऑफ द लीवर्ड कंपनी, जो लीवर्ड कंपनी है उसके अंदर उसने 10% पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। लीवर्ड कंपनी की जो वैल्यू थी इक्विटी की वो कितनी थी, 35 लाख, तो उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी कितनी है, 10%, बोले तो कितनी, 3.5 लाख, ठीक है जी। फर्दर दैट आउट ऑफ द टोटल नेट प्रॉफिट, और टोटल नेट प्रॉफिट जो कंपनी का था वो कितना था, 7 लाख, उसमें से उसकी होल्डिंग कितनी है, 70,000। सर 10 लाख था, 10 में से 30,000 तो 3 लाख तो चला गया किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 7 लाख। इक्विटी का तो 7 लाख है ना, तो आपने तो इक्विटी में पैसे लगाए हुए, तो उसके अंदर आपकी हिस्सेदारी कितनी है, सर मेरी होल्डिंग अगर 10% है तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी कितना मिलेगा, 10% का, तो बेनिफिट कितना था, 70,000 का, ठीक है, और आपको 20% क्या मिला था, रिटर्न मिल रहा था, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट ही नाउ डिसाइड, अब आपने ये सोचा कि हम जो है वो लीवर्ड कंपनी से जाएंगे अब किसमें, अनलीवर्ड कंपनी में, मतलब जो इन्वेस्टमेंट मैंने पहले लीवर्ड कंपनी में कर रखी थी, 10% शेयर लीवर्ड कंपनी के लिए हुए थे, अब मैं वो 10% शेयर लूंगा किसके, अनलीवर्ड के, मतलब मैं लीवर्ड कंपनी के सारे शेयर को बेच के और इन्वेस्टमेंट करूंगा किसके अंदर, अनलीवर्ड में। अब समझो क्या होगा, in order to avail the opportunity of making a profit he now decide to convert his holding from the levered and company to unlevered and company। तो उसने क्या किया, लीवर्ड कंपनी के 3.5 लाख रुपए के जो शेयर उसके थे उनको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, और अब उसको लगाना था 10% पैसा, क्योंकि उसकी 10% की होल्डिंग थी किसमें, लीवर्ड में,
और अब 10% की होल्डिंग लेनी है अनलीवर्ड में, लेकिन अनलीवर्ड की वैल्यू कितनी है 50 लाख, उसका 10% कितना हो गया 5 लाख, पैसा कितना चाहिए 5 लाख, लेकिन है कितने 3.5 लाख, तो बाकी पैसा क्या करेंगे उधार उठाएंगे। तो अब क्या बोल रहे हैं, बट इन ऑर्डर टू बाय 10% होल्डिंग ऑफ द अनलिवर्ड कंपनी ही रिक्वायर्ड टोटल फंड, अब वो आपको पैसा जो चाहिए टोटल फंड कितना चाहिए 5 लाख, जबकि आपके पास पैसा पड़ा कितना है 3.5 लाख, तो आपने अब क्या किया 10% की रेट से जो है वो लोन ले लिया। सर लोन हमें 10% की रेट से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अजम्पशन माना गया था कि पर्सनल लीवरेज और जो कॉर्पोरेट लीवरेज है वो क्या है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। तो मतलब कंपनी को अगर 10% की रेट से, कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट अगर 10% है तो आपको भी मार्केट से 10% की रेट से जो है वो पैसा मिल जाएगा। अब आपने मार्केट से 3 लाख रुपया जो है उधार ले लिया, ठीक है, तो अब टोटल पैसा आपके पास जो हो गया वो कितना हो गया 6.5 लाख, 3.5 लाख तो आपको आपने 10% होल्डिंग बेच के मिला था और 3 लाख मार्केट से लिया, कितना हो गया टोटल मिला के 6.5 लाख। उस 6.5 लाख में से अब आप 10% शेयर परचेज करोगे किसके अनलीवर्ड कंपनी के। अब ये क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द टोटल फंड ऑफ कितना 6.5 लाख उसने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए टू बाय करने के लिए 10% शेयर ऑफ द अनलीवर्ड कंपनी एंड स्टिल, और अभी भी उसके पास में 1.5 लाख रुपए जो है वो अवेलेबल है पड़े हैं, मतलब एक्स्ट्रा पड़े हैं और उसके ऊपर ये कुछ कमाई कर सकता है। एज्यूम दैट द अनलिवर्ड कंपनी कंटिन्यू टू अर्न द ईबीआईटी 10 लाख, तो नेट रिटर्न जो अब शेयर होल्डर को मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्योंकि अब उसका जो शेयर है वो कितना है 10% है, तो कंपनी अगर 10 लाख रुपए कमा रही है तो उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है, सर मेरी हिस्सेदारी 10% की है, तो मुझे मिलेगा कितना, मुझे मिलेगा 1 लाख रुपया, और क्योंकि मैंने 3 लाख रुपए मार्केट से उधार ले रखे उसके ऊपर मुझे 10% की रेट से क्या पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो 3 लाख का 10% की रेट से इंटरेस्ट चला गया कितना 30,000 रुपया, तो नेट रिटर्न कितनी बची 70। पहले भी कितनी थी, पहले भी मुझे 70,000 ही मिला था और अभी भी कितना मिल रहा है 70,000 ही मिल रहा है, तो क्या मेरी रिटर्न में कोई नुकसान हुआ क्या, नहीं। अब देखो एक बार, so the investor is able to get the same return of 70,000 from the unlevered and company also which he was receiving the investor of the levered and company। तो जब आप levered and company के इन्वेस्टर थे देखो यहाँ पे, तो इधर भी अब तो आपको वही मिल रहा था, क्योंकि ये देखो ये आपका 70,000 था, इसमें ये 7 लाख रुपए था, इस 7 लाख रुपए के अंदर आपको 10% आपका मिल रहा था, तो 70,000 ही मिला था, और अभी भी क्योंकि आपने अब लीवर्ड से अनलीवर्ड में चले गए तो वहां भी अब आपको मिला तो अभी कितना 1 लाख, लेकिन क्योंकि आपने उधारे पैसे लेके उसके ऊपर आपने 30,000 रुपये ब्याज पे कर दिया तो अब रिमेनिंग कितना रह गया 70। तो इसका मतलब जब आप पहले लीवर्ड कंपनी में थे तो भी आपकी अर्निंग कितनी थी 70,000 की, और जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड कंपनी में चले गए तो भी आपकी अर्निंग अभी भी कितनी है 70,000 की, तो आपकी अर्निंग में कोई भी जो है वो फर्क नहीं आया। लेकिन एक फर्क आ गया, क्या, अभी आपके पास में 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा और पड़ा है जिसको आप कहीं पे लगा के और कुछ पैसा कमा सकते हो, तो नेचुरल बात है आपकी अर्निंग जो है वो थोड़ी क्या आएगी ज्यादा आएगी। आप समझो एक बार क्या, सो द इन्वेस्टर इज एबल टू गेट द सेम रिटर्न, अब आपको अभी सेम रिटर्न मिल रही है 70,000 रुपए की फ्रॉम द अनलिवर्ड कंपनी से ऑल्सो विच ही वाज रिसीविंग एज एन इन्वेस्टर ऑफ द लिवर्ड कंपनी, बट ही हैज फंड ऑफ ₹1,50,000 लेफ्ट ओवर फॉर द इन्वेस्टमेंट एल्सवेयर, दस हिज टोटल इनकम में नाउ बी मोर देन कितना 70। अब उसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है 70,000 से ज्यादा है, इंक्लूसिव सम इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द 1.5 लाख। मोर ओवर जबकि उसका रिस्क जो है वो अभी भी क्या है सेम है, दो हिज न्यू आउटलेट अनलिवर्ड कंपनी इज एन अनलिवर्ड फर्म बट द पोजीशन ऑफ द इन्वेस्टर जो है लीवर्ड बिकॉज ही हैज क्रिएट। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन अनलीवर्ड है, लेकिन क्योंकि आपने पर्सनल लीवरेज ले रखी है 3 लाख रुपए का, ठीक है ना, तो आपकी पोजीशन अभी भी वही है बिल्कुल पहले जैसी। इनफैक्ट ही हैज रिप्लेस्ड द कॉर्पोरेट लीवरेज ऑफ द लिवर्ड कंपनी बाय हिज पर्सनल लीवरेज। अबव एग्जांपल शोज दैट, अब जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो ये बता रहा है कि इन्वेस्टर जो ओरिजिनली ओन करता था ए पार्ट द लीवर्ड फर्म, जो पहले लीवर्ड फर्म का पार्ट था जिसने पैसा पहले लीवर्ड फर्म में लगा रखा था, अब वो एंटर हुआ आर्बिट्रेज प्रोसेस में और उसने जो है वो अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट थी लीवर्ड फर्म की उसको क्या किया बेचा और बाय कर लिया होल्डिंग इन द अनलीवर्ड फर्म में यूजिंग हिज होममेड लीवरेज, खुद से लीवरेज उठा करके और उसने पैसा लगा दिया अब किसके अंदर अनलीवर्ड फर्म में। एमएम मॉडल ने ये आर्ग्यू किया कि ये अपॉर्चुनिटी टू अर्न द एक्स्ट्रा इनकम, अब देखने में तो एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हो ना, क्यों 70 पहले कमा 70 अभी कमा रहे, लेकिन अभी 1.5 लाख रुपए फालतू पड़ा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमाई कर सकता हूं, तो बोलता है ये जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी ना ये कुछ समय तक ही रहेगी, उसके बाद ये वैनिश हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं एमएम ने आर्ग्यू किया कि ये जो अपॉर्चुनिटी है टू अर्न द एक्स्ट्रा इनकम, और ये एक्स्ट्रा इनकम कौन सी, जो 1.5 लाख का सरप्लस पड़ा है इसके ऊपर, 1.5 लाख के सरप्लस के ऊपर, इसके ऊपर
कमाई। तो ये जो सरप्लस पड़ा है ना, इसके ऊपर की कमाई जो है ये बहुत सारे इन्वेस्टर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द सेल ऑफ द शेयर ऑफ द लीवर्ड, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे लीवर्ड फर्म के जो शेयर है वो क्या हो जाएंगे, लोग बेचना शुरू कर देंगे। अब पहले लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा थी, उसकी 65 लाख थी और अनलीवर्ड की 50 लाख थी। तो जब लोग लीवर्ड फर्म के शेयर को बेचेंगे, जब क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, शेयर को बेचा जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसकी डिमांड कम, लोग डिमांड तो कर नहीं रहे, तो प्राइस अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि सप्लाई जब बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम। और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो नेचुरल बात है लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म दोनों की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द सेल ऑफ द शेयर ऑफ द लीवर्ड फर्म, लीवर्ड एंड कंपनी विल पुश द प्राइस डाउन, तो लीवर्ड कंपनी के जो प्राइस है वो डाउन हो जाएंगे। एंड द टेंडेंसी, और ये जो टेंडेंसी है टू परचेज द शेयर ऑफ द अनलीवर्ड फर्म विल ड्राइव इट्स प्राइस अप, तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, उसके प्राइस अब क्या होंगे, अप हो जाएंगे। दीज सेलिंग एंड परचेजिंग प्रेशर विल कंटिन्यू, और ये प्रेशर तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों फर्म का जो मार्केट वैल्यू है वो बराबर नहीं आ जाएगा। एट दिस स्टेज द वैल्यू ऑफ द लीवर्ड एंड द अनलीवर्ड फर्म एंड आल्सो देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर द सेम, एंड दस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये क्या बोलते हैं कि ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी एक्स्ट्रा इनकम कमाने की, अब लोग क्या करेंगे, अब लोगों को अनलीवर्ड फर्म ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी क्योंकि वहां पे कमाई ज्यादा हो रही है, तो वो क्या करेंगे, लीवर्ड फर्म से पैसा निकालते जाएंगे और लगाएंगे अनलीवर्ड में। तो जब लीवर्ड फर्म से पैसा निकालेंगे और अनलीवर्ड में लगाएंगे तो उससे होगा क्या सर, इससे ये होगा कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू अब कम होती जाएगी और जो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, जिससे दोनों की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि फर्म की वैल्यू के ऊपर जो है ना वो आपके फाइनेंसिंग पैटर्न का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकता है कि अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा हो, लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन लंबे समय तक वो प्रिवेल नहीं करेगा। थोड़े समय के बाद में दोबारा से लीवर्ड और अनलीवर्ड दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस जो आपको डिस्क्राइब किया गया ऊपर, वो क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए लीवर्ड फर्म टू द अनलीवर्ड। तो जब आप लीवर्ड फर्म से पैसा ट्रांसफर करेंगे अनलीवर्ड में, तो उसे होगा क्या, लीवर्ड फर्म की वैल्यू थोड़ी कम होगी। लीवर्ड फर्म की पहले वैल्यू कितनी थी, 65, और उन बेचारों की कितनी थी, अनलीवर्ड वालों की 50। तो अब धीरे धीरे लीवर्ड की वैल्यू कम होती जाएगी और अनलीवर्ड की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, और एक टाइम आएगा जब दोनों की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगी, बराबर। जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंसिंग पैटर्न का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू बताया गया। तो एमएम अप्रोच में आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या बोलता है, अब नट शेल बता दूं आपको, इतना जो हमने बोल बच्चन करी है इसका एक छोटी सी लाइन के अंदर बात खत्म होगी। वो क्या, बिहेवियर जस्टिफिकेशन के अंदर जो प्रोपोजिशन नंबर 1 है उसके अंदर लिया गया आर्बिट्रेज प्रोसेस, और उसमें क्या किया जाएगा, उसमें किया जाएगा कि लीवर्ड फर्म से जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसको हटाया जाएगा और डाला जाएगा किसमें, अनलीवर्ड में। तो क्या लिखा हुआ है, द आर्बिट्रेज प्रोसेस डिस्क्राइब अबव इन्वॉल्व ए ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए लीवर्ड फर्म टू द अनलीवर्ड फर्म। तो लीवर्ड फर्म से पैसा जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा किसको, अनलीवर्ड फर्म को। खत्म, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस है। और ऐसा क्यों, और जब हम ऐसा करेंगे तो उससे होगा क्या, धीरे धीरे लीवर्ड फर्म की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होगी, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, बराबर। और यही तो बताना चाह रहे हैं कि पैसा कहीं से लो, डेट से लो, इक्विटी से लो या डेट से मत लो, वैल्यू जो है हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये है आपकी एमएम का प्रोपोजिशन नंबर 1, जिसके अंदर आर्बिट्रेज प्रोसेस को लिया गया। आर्बिट्रेज प्रोसेस में 2 साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं। क्या एक्शन लिया हमने लीवर्ड फर्म जो थी उसके अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी उसको हमने सेल किया, फिर हमने पर्सनल लीवरेज ली, मतलब मार्केट से कुछ पैसा उधार उठाया और फिर उस पैसे को हमने जो है वो आगे इन्वेस्ट कर दिया किसमें, लीवर्ड फर्म में और अनलीवर्ड फर्म में, सॉरी। और जब अल्टीमेटली हमने देखा तो हमारी जो अर्निंग है वो दोनों की दोनों क्या रही, बराबर रही, और वैल्यू जो है दोनों फर्म की वो क्या है, बराबर है। यही बात बताई गई है। एनओआई भी ये बोलता है, एमएम ने भी यही बोला, बस इसने इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, जस्टिफिकेशन कर दिया। ओके, हाँ जी। आगे तो देखेंगे वो रिवर्स डायरेक्शन है, बात ये भी वही बोल रहे हैं। अगर कभी ऐसा हो कि लीवर्ड फर्म की वैल्यू कम हो और अनलीवर्ड की ज्यादा हो तो रिवर्स मैकेनिज्म जो है वो चलाया जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा, अनलीवर्ड से पैसा निकाला जाएगा, लीवर्ड में लगाया जाएगा, धीरे धीरे अनलीवर्ड की वैल्यू कम होगी, लीवर्ड की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी और एक टाइम के बाद दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। खत्म। आ जाओ जी, इसके बाद जो एमएम की प्रोपोजिशन नंबर 2 है, ये क्या बोलती है, ये बोलती है कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बोलता है चाहे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कुछ भी हो,
लेकिन आपकी जो के ओ है ना वो हमेशा क्या आएगी आपकी सेम। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी सेम आएगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। चाहे आपने पैसा डेट से लिया, चाहे इक्विटी से, चाहे डेट से ना लिया, ओनली कहां से लिया, इक्विटी से लिया, मतलब चाहे कुछ भी हो आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या आएगी, सेम। और अगर ओवरऑल कॉस्ट सेम है तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये एमएम की प्रोपोजिशन नंबर 2 है। लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार थोड़ा क्रैम करवा दूं, प्रोपोजिशन नंबर 1 क्या बोलती है सर? प्रोपोजिशन नंबर 1 जो है वो आर्बिट्रेज प्रोसेस को लेके आती है। आर्बिट्रेज प्रोसेस में दो साइमल्टेनियस एक्शन होंगे, एक साथ एक्शन होंगे। पहला एक्शन क्या होगा सर? पहला एक्शन ये होगा, हम जो है जो इन्वेस्टमेंट हमने लीवर्ड फर्म में की हुई थी वहां से हम निकालेंगे और कुछ पैसा उसमें और ऐड करेंगे पर्सनल लीवरेज का। और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो वो पैसा जो है वो टोटल उसको हम लगाएंगे कहां पे, अनलीवर्ड कंपनी में। इससे होगा क्या, अनलीवर्ड की वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, लीवर्ड की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होगी और फिर एक पॉइंट के ऊपर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। खत्म। कर सकते हो क्या? जी सर। चलो अब आगे। अब एमएम का जो प्रोपोजिशन नंबर 2 है वो क्या बोलते हैं, अब आइए इसकी बात करते हैं। अब यहां पे इसको करवाने के लिए पहले एक फॉर्मूला मैंने लिखा। हमने चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उसके अंदर मैंने आपको बताया ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकलती है। हमने पहले स्पेसिफिक कॉस्ट पढ़ी, हमने के डी कैसे निकलती है वो हमने सारा देख लिया, के ई कैसे निकलती है वो देख लिया, के आर कैसे निकलती है वो देख लिया और के पी कैसे निकलता है वो देख लिया। और उन चारों के बेस पर आपको ओवरऑल कॉस्ट निकालनी होती है तो वो कैसे निकलती है वो हमने देख लिया। तो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, अगर आपके कैपिटल सेक्शन में सिर्फ दो ही चीजें हैं, डेट और इक्विटी है, तो आपके ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकलती है? ओवरऑल कॉस्ट का फॉर्मूला है के डी इंटू वेट डी प्लस में के ई इंटू वेट ई, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब के ओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकाल लो तो कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू डेट का वेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी का वेट, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है ना। अब आइए देखें, लो जी एमएम का प्रोपोजिशन नंबर 2 क्या बोलता है, आइए बोलता है प्रोपोजिशन नंबर 2 स्टेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड करती है 3 फैक्टर के ऊपर। एक करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, एक करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट पे और एक करते हैं फर्म का डेट इक्विटी रेशियो पे। दिख भी रहा है ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको निकालनी पड़े तो ये इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ जी चाहिए, एक चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट, हाँ जी चाहिए, और एक चाहिए डेट इक्विटी रेशियो। तो ये जो बेसिकली वेट जो है ये रेशियो ही तो होता है आपका, हाँ जी ये चाहिए। बोलते हैं इन एमएम मॉडल देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप, बोलते हैं एमएम मॉडल में लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी में और लीवरेज के अंदर। ठीक है जी। व्हेन द लीवरेज इज इंक्रीज, जब आप लीवरेज को बढ़ाओगे, लीवरेज का मतलब डेट का पोर्शन, जब आप डेट के पोर्शन को बढ़ाओगे तो अर्निंग जो होगी अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वो भी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम डेट के पोर्शन को बढ़ाते हैं ना तो इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ता है, जो एनओआई अप्रोच हमने पढ़ा भी था। तो इक्विटी वाला अपनी कॉस्ट को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। इधर चीपर डेट का बेनिफिट सारा का सारा चला जाएगा क्या करने में, उस बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ऑफसेट करने में। तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या बोलते हैं, व्हेन द लीवरेज इज इंक्रीज, जब आप लीवरेज को क्या करोगे, बढ़ाओगे, द अर्निंग अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर विल इंक्रीज बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल आल्सो इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क। बेनिफिट जो होगा लीवरेज को बढ़ाने का वो कंप्लीटली पूरी तरह से ऑफसेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बाय इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड कॉन्सिक्वेंटली द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम। तो एमएम मॉडल के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस तरीके से निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, उस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्या बता रहा है, बोलता है एग्जांपल, ध्यान से सुनना। एबीसी एंड कंपनी उसने रेस किया इक्विटी कैपिटल 30 लाख रुपए की उसकी कैपिटल है, ठीक है, और 10% डेट है 20 लाख रुपए के। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया सर, अगर रेशो की बात करते हैं तो रेशो हो गया 6:4 का। बोलो ये 30 लाख है, ये 20 लाख है, तो रेशियो जनरली 6:4 का हो गया ना जी। वेट तो क्या हो गया 0.6 और 0.4, टोटल नंबर ऑफ वेट क्या होता है 1, तो रेशियो इनका 6:4। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 0.6 और 0.4, जो हमने जब हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो इस तरीके से इसको जो हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आप। आइए अब इसके बेस पर ये बोलता है द रिस्क क्लास जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कितनी है 18%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे निकलेगी, तो मैंने यहां पे फॉर्मूला बता दिया आपको, के ओ का फॉर्मूला बताओ क्या होता है सर, के ओ का फॉर्मूला के डी इंटू वेट डी। अभी इसको इग्नोर करो एक बार, ठीक है, मैं कह रहा हूं इसको काट दो, आप देसी तरीके से चलते हैं जो अपना फॉर्मूला होता है। के ओ का फॉर्मूला क्या, के डी इंटू वेट डी प्लस के ई इंटू वेट ई। तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी है 18%, के डी कितना आ गया 10 इंटू वेट कितना आ गया 0.4। ये सर 0.4 कैसे ले लिया, ये देखो इक्विटी था 30 लाख, ये था 20 लाख, तो टोटल कितना हो गया 50 लाख। अब इसमें रेशो कितना है, 50 लाख में इक्विटी का रेशो कितना 60%, ये 60% है ना,
और डेट का रेशियो कितना 40%, तो वेट यही तो आ गया 0.4 0.6 और 0.4, तो मैंने वही ले लिया। कोस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है इनटू 0.6, तो ये इसको कंप्यूट किया तो कोस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया मेरा 23.3%। अब बोलते हैं अगर कंपनी एडिशनल डेट और रेज कर ले 10 लाख के, तो पहले डेट कितने थे 20 लाख के और अब कितने हो जाएंगे 30 लाख के, 30 की इक्विटी 30 का डेट, तो बोलते हैं अब बताओ के कैसे निकलेगा, तो मैंने निकाल लिया। वही ओवरऑल कॉस्ट कितनी 18% है, ठीक है। केडी कितना, अब वेट जो है वो क्या हो गया बराबर हो गया 0.5 हो गया, क्योंकि अब 30 लाख के ही डेट है और 30 लाख की ही इक्विटी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेट 1 होता है, तो ये कितना हो गया 0.5, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सारा करवा रखा आपको मैंने 0.5, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया, अभी कितना आ गया 26%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ कितना आ गया 26, ऊपर कितनी थी 23.3, यहाँ कितनी आ गई 26%। अच्छा जी, अब आगे, सो द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द केओ सेम है, बट विद द इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज के बढ़ने पर जो रिस्क प्रीमियम है इक्विटी वालों का वो बढ़ गया, तो कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट जो है अब वो देखते हैं कि उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। अगर डेट इक्विटी रेशियो 2:3 होता, इसका मतलब 4:6 वाला होता, और यहाँ पे 1:1 है, मतलब 5:5 है, ठीक है ना। तो बताइए आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर पहले वाली चीज को लेके चलते हैं, हमने 18% माना था, ठीक है ना, ओवरऑल कॉस्ट 18 थी, एक बार मानो कि 18% नहीं है, हमको कॉस्ट ऑफ डेट भी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाल ली, ऊपर थी 23.33 और नीचे थी अपनी कितनी 26%। इसके बेस पर जब आप ओवरऑल कॉस्ट निकालोगे ना तो वो हमेशा क्या आएगी सेम आएगी। ये देखो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखना, केडी था 10% इंटू 0.4, केई कितना था 23.3% इंटू 0.6, इसको कंप्यूट करूंगा आगे 18%, और वही अगर मैंने 1:1 कर लिया, अगर डेट का रेशियो डेट इक्विटी रेशियो 1:1 हो गया, मतलब 30 लाख और 30 लाख कर दिया था, तो नए उसके अंदर क्या हुआ, ये देखो नए उसके अंदर क्या हुआ, केडी 10% था इंटू वेट 0.5, केई 26% था इंटू वेट 0.5, ओवरऑल करोगे कितना आया 18%, तो देखो कॉस्ट अभी भी कितनी है बराबर, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या है सेम है, और अगर ओवरऑल कॉस्ट आपकी सेम है तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। दस इट मींस दैट एज पर द एमएम मॉडल द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ विल नॉट राइज इवन इफ द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है जो केओ है वो क्या रहेगी कांस्टेंट, और अगर केओ कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा जो है वो क्या आएगी आपकी सेम आएगी, चाहे पैसा डेट इक्विटी दोनों से ले लो और चाहे पैसा ओनली इक्विटी से ले लो। समझ में आया, ये है प्रोपोजिशन नंबर 2। तो प्रोपोजिशन नंबर 2 में जो आपको लर्न करना है, सिर्फ एक ही बात लर्न करनी है, वो क्या, इसमें एक बात लर्न करनी है और वो ये कि केओ रिमेन्स कांस्टेंट, बस। प्रोपोजिशन नंबर 1 में क्या याद करना है, आर्बिट्रेज प्रोसेस, साइमल्टेनियस एक्शन, अनलीवर्ड से लीवर्ड से पैसा निकालो अनलीवर्ड में लगाओ। प्रोपोजिशन नंबर 2 में क्या याद करना है, याद ये करना है कि ओवरऑल कॉस्ट केओ रिमेन कांस्टेंट, और अगर केओ रिमेन कांस्टेंट है तो ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो भी हमेशा क्या आएगी सेम आएगी। खत्म, कर सकते हो क्या जी सर, चलो जी, लो जी हो गया ये, यही बात यहां पे बोली गई है। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे इसका। आओ जी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर जो है वो क्या बोलता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम ये पढ़ेंगे जो हमने अजम्पशंस ली थी ना, वो अजम्पशन जो हमने 6 अजम्पशन मानी थी वो अजम्पशन हमारी खराब थी। अब वो क्यों थी तो आइए देखते हैं, मतलब खराब क्यों माना गया उसको, आइए वो देखते हैं। इधर आ जाओ एक बार आप। बोलते थ्योरेटिकली स्पीकिंग एमएम मॉडल डेट हैव द नो रिलेशन, एमएम मॉडल ने ये बोल दिया कि कोई भी रिलेशन नहीं है लीवरेज में एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म में, मतलब डेट में और वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इट सीम्स टू बी गुड एनफ इन द लाइट ऑफ द अजम्पशन अंडरलाइंग द मॉडल, जो हमने अजम्पशन मानी है उसके बेस पर सही है, लेकिन जितनी अजम्पशन हमने मानी है इसके अंदर वो क्या है, मोस्ट ऑफ द अजम्पशन आर अनरियलिस्टिक, वो अनरियलिस्टिक है और अनटेनेबल है। मोर ओवर द आर्बिट्रेज प्रोसेस विच प्रोवाइड द बिहेवियर जस्टिफिकेशन फॉर द मॉडल इज इटसेल्फ क्वेश्चनेबल, और जबकि जो आर्बिट्रेज प्रोसेस जो हमने माना ना प्रोपोजिशन नंबर 1 में वो भी क्वेश्चनेबल है। कई सारी चीजें उसके अंदर भी ऐसी मानी गई है जो रियलिटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा इन द रियल लाइफ के अंदर। एंड द ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो भी हमेशा आते हैं, और हमने ये माना ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो क्या है नील है। तो वैलिडिटी ऑफ द मॉडल जो है उसके ऊपर क्या हो गया, कुछ सवाल खड़े हो गए, किस वजह से, कुछ रीजन की वजह से। सबसे पहला रीजन जो इसमें आता है वो क्या है, नॉन सुटेबिलिटी ऑफ द पर्सनल एंड द कॉर्पोरेट लीवरेज। हमने क्या माना था, हमने माना कि पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज दोनों बराबर है। पर्सनल लीवरेज का मतलब क्या होता है, एक इन्वेस्टर अगर लोन लेता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल लीवरेज, और कॉर्पोरेट लीवरेज का मतलब जब कंपनी अगर लोन लेती है, तो हमने ये मान लिया कि दोनों बराबर है। मतलब अगर मैं अकेला बैंक से लोन लेने जाऊंगा और या अगर कंपनी बैंक से लोन लेने जाएगी तो दोनों बराबर बातें, क्या दोनों बराबर है क्या,
आप ये बता दो क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों की कैपेसिटी बराबर है? क्या कंपनी जिसके पास में करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है वो अगर लोन लेने जाएगी और मैं फक्कड़ कुछ भी नहीं है मेरे पास में, अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो बैंक वाला क्या दोनों को सेम आकेगा? क्या बैंक वाला दोनों को सेम स्टैंडर्ड्स के तौर पे लोन प्रोवाइड करवा देगा क्या? नो सर, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि अजम्पशन में ये माना गया कि पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज दोनों क्या है? बराबर है। तो ये पहली अजम्पशन जो है हमारी क्या है? गलत है। आओ देखते हैं। बोलता है नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। हमने ये माना कि दोनों सब्स्टिट्यूट है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है। पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? पहला, डिफरेंट बोरोविंग रेट। कंपनीज के लिए जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है और जो इंडिविजुअल है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? अलग होता है, इसलिए नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है। दूसरा क्या? पर्सनल गियरिंग वर्सेस द कॉर्पोरेट गियरिंग। अब ये ध्यान दो, पर्सनल गियरिंग और कॉर्पोरेट गियरिंग के अंदर जो है वो क्या होता है? अगर मैं खुद से लोन लूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं लोन लेने जाऊंगा तो कल को अगर मैं लोन का पेमेंट नहीं कर पाया तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अटैच कर दिया जाएगा, बैंक मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच देगा। और अगर कंपनी ने लोन लिया और कंपनी अगर लोन का पेमेंट नहीं कर पाई तो क्या बैंक कंपनी के शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं क्या? नो सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर की लायबिलिटी ओनली लिमिटेड होती है कहां तक? जो पैसा शेयर्स के ऊपर अनकॉल्ड है सिर्फ वहां तक। ये मानते हो ना? जी सर। तो दोनों के अंदर क्या है? फर्क है। जो पर्सनल गियरिंग है और जो कॉर्पोरेट गियरिंग है उसमें क्या है? फर्क है। पर्सनल गियरिंग में मेरा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कल को डिफॉल्ट किया तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। लेकिन कॉर्पोरेट गियरिंग के अंदर अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है, लोन का पेमेंट करने में डिफॉल्ट करती है तो कंपनी की प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन इंसान मतलब जो इन्वेस्टर है उसकी प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। इसीलिए कॉर्पोरेट लीवरेज और पर्सनल लीवरेज दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट नहीं है। सी, लीवरेज कैपेसिटी। जो कंपनी है उसकी लीवरेज कैपेसिटी बहुत ही हायर होती है और जो इंडिविजुअल है उसकी लीवरेज कैपेसिटी बहुत ही क्या होती है? कम होती है। एंड नेक्स्ट, इनकन्वीनियंस ऑफ द पर्सनल लीवरेज। कंपनीज को जल्दी से पैसा मिल जाता है, लेकिन एक इंसान अगर खुद जाएगा तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, उन सबको पूरा करके उसको लोन मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर है, इनके बेस पर हम बोलते हैं कि पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज जो है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरी असम्पशन हमने माना कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, जबकि एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है। ये भी एक इमेजिनरी है। जब कभी भी आप शेयर्स को सेल करते हो या आप दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हो तो क्या आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं आती है? क्या आती है सर। और जबकि आपने क्या माना? ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या नील है। द अजम्पशन ऑफ द नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द एमएम मॉडल आल्सो इमेजिनरी। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर बाय द इन्वेस्टर विल श्योरली इन्वॉल्व सम ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हिच विल मेक द आर्बिट्रेज प्रोसेस टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ द कंप्लीशन। दो द क्वांटम ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो जनरली क्या होती है? स्मॉल, येट द एफिशिएंसी ऑफ द आर्बिट्रेज प्रोसेस विल बी अफेक्टेड। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसने तो सबको मान लिया, लेकिन इंस्टीट्यूशनल भाई हर पर्सन जो है वो पर्सनल लीवरेज ले सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, उनके लिए जो है ये अलाउड नहीं होता। ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं? इफ एन इंस्टीट्यूशन और ए फर्म इज ए शेयर होल्डर इन ए लीवरेज फर्म विच इज वैल्यूड हायर इन द मार्केट, कैन दिस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टेक द बेनिफिट ऑफ द आर्बिट्रेज मैकेनिज्म? जनरली इट कैन नॉट। रीजन जो है वो ये है कि जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी से जो इकट्ठा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, में नोट भी अलाउड, उनको अलाउड नहीं होता कि वो क्रिएट करे अपनी पर्सनल लीवरेज एंड देन टू बाय द शेयर ऑफ द अनलीवर्ड फर्म। तो ये भी नहीं है। चौथा, अवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हमने क्या माना? कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, उसके सारे इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होल्डर के पास में इजीली अवेलेबल है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोलते हैं? रियल लाइफ के अंदर अजम्पशन जो है ना कि सब ऑल द इन्वेस्टर हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये भी क्या है? इल्यूजरी है। हाउएवर दिस अजम्पशन इज कंपल्सरी, otherwise the very emergence of the arbitrage process will become impossible. The arbitrage process required that the investor have complete information about the levered and the unlevered firm. फिर हमने माना कि no corporate tax rate, ये भी क्या है? गलत है। MM model is based on the assumption that there is no corporate tax rate. This assumption is also unrealistic and the tax aspect जो है ना levered firm का, वो भी बहुत ही क्या है? important है। Out of the two alike firm differing only in respect of leverage, the levered firm will definitely have the higher cash profit to be distributed. जो levered firm है उसके पास कैश प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको टैक्स का बेनिफिट मिलता है ऑन द किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये बोलना कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि टैक्स रेट तो आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि जो levered फर्म है उसको टैक्स का एडवांटेज मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो levered फर्म की वैल्यू जो है वो अनलीवर्ड के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जबकि आपने क्या बोला कि लीवर्ड और अनलीवर्ड की वैल्यू क्या है? सेम आएगी, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है। टैक्स की वजह से जो है लीवर्ड फर्म को इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स एडवांटेज मिलता है।
तो ये सब बातों के बेस पर हमने ये बोल दिया, ये सब क्या है, क्रिटिसिज्म है किसका, आपके एमएम मॉडल का। जो ऊपर हमने अजम्पशंस ली थी एमएम मॉडल को पढ़ने के लिए, तो वो सारी हमारी क्या थी, उसमें से बहुत सारी अजम्पशन हमारी क्या थी, अनरियलिस्टिक थी, जिसके बेस पर हमने बोला कि एमएम मॉडल जो है वो सही अप्रोच प्रॉपरली जो है वो नहीं बता रही है कि लीवर्ड और अनलीवर्ड फॉर्म की दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो शुरुआती दौर में तो यही बोला गया कि चाहे आप पैसा डेट से ले लो चाहे इक्विटी से लो, आपकी वैल्यू जो है हमेशा सेम आएगी। उसका बिहेवियर जस्टिफिकेशन जो है वो दे रही है कौन, एमएम मॉडल। इसके अंदर हमने दोनों प्रोपोजिशन पढ़ लिया, बट लास्ट में उसका क्रिटिसिज्म भी दिया गया कि जो अजम्पशन हमने लेके चले थे वो अजम्पशन भी हमारी सही नहीं है। ओके जी सर, ये था हमारा पूरा का पूरा एमएम अप्रोच। 1 घंटा हमको लगा, लेकिन 1 घंटे में पूरा का पूरा एमएम अप्रोच हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने अजम्पशंस पढ़ा, हमारी कंप्लीट हो गया। फिर हमने मॉडल पढ़ा। मॉडल क्या बोलता है, मॉडल ये बोलता है कि कंपनी की वैल्यू के ऊपर या फर्म की वैल्यू के ऊपर फाइनेंसिंग पैटर्न का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमने 2 प्रोपोजिशन पढ़ा। प्रोपोजिशन नंबर 1 जिसके अंदर हमने पढ़ा आर्बिट्रेज प्रोसेस, जो ये बोलता है कि हम आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या करेंगे, 2 साइमल्टेनियस एक्शन करेंगे। पहला एक्शन हमारा क्या होगा, पहला एक्शन ये होगा कि हम लीवर्ड फर्म से अपने जो शेयर्स हैं उनको बेचेंगे और पैसा लगाएंगे कहां पे, अनलीवर्ड में। लेकिन पैसा जो अनलीवर्ड में लगाएंगे, जो सेम होल्डिंग जो हम लगाने वाले हैं अनलीवर्ड में, जैसे 10% ऑफ शेयर मेरे थे लीवर्ड में, अब मैं अनलीवर्ड के 10% लूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ कमी रह जाएगी, तो उस कमी को पूरा कहां करूंगा, मैं पर्सनल लीवरेज लेके करूंगा। क्योंकि अजम्पशन माना गया था पर्सनल लीवरेज और कॉर्पोरेट लीवरेज दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का। ठीक है जी। फिर जो हमने प्रोपोजिशन नंबर 2 पढ़ा, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि ओवरऑल कॉस्ट वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब ओवरऑल कॉस्ट आपकी सेम आएगी तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी हमेशा क्या रहेगा, सेम आएगा। तो दोनों प्रोपोजिशन का अल्टीमेट रिजल्ट ये निकल के आया कि चाहे आप पैसा डेट से रेज कर लो, चाहे डेट इक्विटी दोनों से रेज कर लो, मतलब चाहे आप पैसा डेट और इक्विटी से ले लो, चाहे आप पैसा अकेले इक्विटी से ले लो, दोनों फर्म की वैल्यू, लीवर्ड की और अनलीवर्ड दोनों फर्म की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये है एमएम मॉडल, उसका बिहेवियर जस्टिफिकेशन। लेकिन उसकी जो अजम्पशन थी, कुछ अजम्पशन हमारी रियलिस्टिक नहीं थी, उसका ये दे दिया क्या, क्रिटिसिज्म। ओके जी सर। लो जी, एमएम मॉडल हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक लेक्चर और लगाएंगे और रिमेनिंग जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, एक ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी हो गया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो गया, और ये एजेंसी कॉस्ट हो गया, और ये बीटा वाला जो लीवरिंग और अनलीवरिंग बीटा, ये वाला टॉपिक हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए आप इतना कीजिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और ऐसे नए नए वीडियोज़ को और भी देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आपकी तैयारी और भी अच्छी हो। ओके, और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।